कुछ ना कुछ लोग नज़र आ ही गए, वरना हम सोच रहे थे कि अभी रमज़ान में जो है ना ये बड़ा रिस्की सा मामला है कि इस हफ्ते स्टूडेंट्स कितने आते हैं। पेपर कैसे हुए? बड़ा ठंडा सा ठीक हो गया। सीएम में तो नहीं देख के आ गए कहीं आप लोग? बहुत ही यख ठंडा सा ठीक है वाली आवाज़ आई है। अभी असल में दिल मान भी नहीं रहा होता कि अभी पेपरों से फारिग हुए हैं और 5-6 दिन बाद फिर से क्लासें शुरू। ऐसे नहीं होना चाहिए था ना, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ सोचे कितनी नाइंसाफ़ी है। आपको तो फिर पेपरों के बाद छुट्टी मिल गई, हम तो उसके बाद भी कैंपस की तोड़ फोड़ वगैरह उसमें लगे हुए थे और अचानक से पता लगा क्लासें भी आ गई। तो इतनी जल्दी क्लासेस क्यों की है हमने? इसलिए कि आगे ईद बिल्कुल सर पे खड़ी हुई है। अगर यही हम ट्रेडिशनली लास्ट टाइम हमने 2 हफ्ते बाद क्लासेस की थी, अगर उसी वक्त करते तो 5-6 दिन क्लास होती और दोबारा ईद की छुट्टियाँ आ जाती। और आप लोग इतने सियाने तो हैं कि ये अंदाज़ा लगाएं कि 5-6 दिन में तो टीचर कुछ भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि स्टूडेंट्स की अपनी एक मेथड भी होती है ना, कहेंगे 5-6 दिन तो टीचर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा होता, चलो हम वो भी छुट्टी कर लेंगे, तो एक ही दफ़ा ईद के बाद आके पढ़ेंगे। अच्छा, ईद के बाद जब आपने आना है तो आपको याद आना है कि 2 हफ्ते बाद तो रिज़ल्ट है, तो फिर वो रिज़ल्ट से 1 हफ़्ता पहले और रिज़ल्ट से 1 हफ़्ते बाद जो है वो भी मोटिवेशन डाउन रहती है। और फिर रिज़ल्ट आने के बाद आपने सोचना पढ़ के करना ही क्या है। तो इसलिए ना ये सेशन इतनी शदीद डिस्टर्बेंसेस में है। इसमें 2 दफ़ा ईदें और ईदें ऐसे कोई टेक्निकल टाइम पे आ रही हैं। जो पहली ईद है वो तकरीबन मिड या थोड़ा सा आगे की तरफ जाके, यानी कि जुमेरात के करीब आ रही है। जुमेरात का क्या मतलब है? ईद की छुट्टी कब से होनी चाहिए? मंगल से। अब अगर मंगल से छुट्टी होगी तो वो कौन है जो पीर को आएगा? तो फिर कॉलेज को पीर से छुट्टी देनी पड़ जाएगी। अब जब पीर से छुट्टी देंगे तो पीछे संडे पे तो नहीं को पढ़ना चाहेगा, ख़ासतौर पे ईद से पिछला संडे। और सैटरडे पे पहली अवाम कम आती है और उससे पीछे जुमातुल विदा। तो इतनी खिचड़ी है कि ये इस दफ़ा ईद पे एग्जैक्टली 10 दिन की छुट्टी बन जानी है। और दूसरी ईद भी इसी तरह से ऐसे टाइम पे है कि आप उस टाइम पे फिर वो आएंगे जी हज वाला दिन, कितना मुकद्दस दिन है, उस दिन तो नहीं पढ़ाई होनी चाहिए। तो वो चक्कर ये है कि 2 ईदों ने इस तरह से करके कर जाना है। फिर रिज़ल्ट और 1 मई एक दूसरे को गले लगा के बैठे हुए। हाँ, और 9 मई का भी मामला जो है ना वो बीच में। तो 1 मई से पीछे जो 2 दिन है वो रिज़ल्ट वाले 2 दिन है। और इत्तेफाक की बात है ये पीर, मंगल और बुध है, मतलब वो वीकेंड भी गया। फिर 9-10 मुहर्रम भी पीर मंगल को है। अब उसके बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा सा जब जब हमें मौका मिला हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऊपर से हम तो पढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, आप लोगों के माहौल नहीं बन रहे होंगे। आप एक लॉन्ग वीकेंड के बाद जो है ना 2-3 दिन तक तो आप बिल्कुल ही हाँ सुन हुए भी होते हैं बिल्कुल ही। और ईद के बाद तो मास्टर रीसेट होके आते हैं। ईद के बाद जब बच्चे आते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि क्या। तो इसलिए ना हमने डरते डरते हिम्मत की और कहा कि हम इस मंडे से, आज वाले दिन से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अब ये डिसीजन लिया तो उधर साई के अपने पीआरसी के एग्ज़ाम जो है वो 16 से 21 कर दिए। तो जो पहले 4 सब्जेक्ट्स हैं जिन जो ग्रुप ए है उसका ताल्लुक़ होता है पीआरसी से आए हुए स्टूडेंट से डायरेक्टली, तो वो लोग अब आगे चले गए हैं, 1 हफ़्ते बाद उनकी क्लासेस हैं। और ग्रुप बी के मैच्योर, सीनियर, समझदार, मंझे हुए बच्चे, तो हमने उनके साथ ये रिस्क लिया। ये क्लास इनिशियली उस साथ वाले हॉल में होनी थी, लेकिन मैंने इनको रातों रात ही कहा, मैंने कहा जी रमज़ान है, वो दुआ करें बच्चे आ जाएं, तो वो किसी भी कमरे में क्लास हो जाएगी। तो आज माशाल्लाह से जो है ना वो इस कमरे में हो गई। और मैं क्लास में एंटर होने से पहले सोच रहा था हो सकता है 3 या 4 बच्चे बैठे हुए हो, तो आप लोग तो फिर भी ज़रा डिसेंट तादाद में हैं। तो चलें, मतलब इस सारे का ताल्लुक़ कमती लॉ से नहीं था, लेकिन ओवरऑल एक आपको बताना था कि इस टाइम पे इस सेशन में थोड़ी सी टेंशनें ज़्यादा है। और ये टेंशनें मैं अपने सब्जेक्ट के लिए तो बता ही नहीं रहा, ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। इन सारी टेंशनों के बावजूद ये बेचारा सबसे मासूम, ये नहीं मतलब ये सबसे मासूम सब्जेक्ट है। सीए का सबसे छोटा पेपर, पीआरसी से लेके एमएसए तक सबसे छोटा, सबसे क्यूट सा पेपर।
ये पहले बिजनेस लॉ कंबाइंड में हुआ करता था, एक कंबाइंड पेपर होता था जिसमें आपका जो अभी बिजनेस लॉ है वो होता था, कंपनी लॉ होता था, और उस वक्त भी इससे ज़्यादा होता था। फिर ICAP ने इसको अलग अलग पेपर बनाया और तब से इसका सिलेबस काफ़ी हद तक रिलैक्स कर दिया है। लेकिन इसमें क्रैमिंग अच्छी खासी है, इसमें चीज़ें और हैं। तो एक एक करके इस सब्जेक्ट के इश्यूज़ की तरफ देखते हैं। आपने क्या सुना हुआ है कंपनी लॉ के बारे में? क्या सुना हुआ है? क्या सुना है? क्या सुना है कंपनी लॉ के बारे में? कुछ सुना ही नहीं है। तो फिर इस टाइम पे उठाया क्यों? कुछ तो सुना होगा ना, कहीं कोई तो आइडिया हुआ होगा इसको कब उठाना चाहिए, किस तरह से। नॉर्मली ये सेंटर में आके उठाया जाता है जब लोग ग्रुप ए की पहली अटेम्प्ट दे चुके होते हैं। उसके बाद जो ग्रुप ए में पेंडिंग होता है वो, प्लस अगले ग्रुप में जिन 2 सब्जेक्ट पे सबसे पहले हमला होता है वो FR2 और कंपनी लॉ होते हैं। चूँकि जो MFA है वो डिपेंडेंट हो जाता है CMA पे, और R1 लोगों ने दिया होता है और उनको कभी इम्कान ये होता है कि उनका R1 तो पास हो जाएगा। इम्कान तो कम से कम यही होता है ना, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग तो कभी भी वफादार सब्जेक्ट नहीं है, उसको तो जब पेपर दें हमेशा रिजल्ट वाले दिन तक सारे ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनका पेपर पास हो रहा है या नहीं हो रहा। और सरप्राइजिंगली रिजल्ट वाले दिन आपका दरमियाना किया हुआ पेपर भी पास हो जाता है, क्योंकि ICAP को उधर वो 48 वाला भी कोई नहीं मिलता। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ICAP का एक रिजल्ट आया और सारे बच्चे फेल हो, उनको कुछ पास बच्चे भी चाहिए। तो जब CMA में उन्हें वो पास बच्चे नहीं मिलते तो फिर वो जो फेल हुए बच्चे उनमें मेरिट बनाते हैं, शुरू कर देते हैं, उनको धक्का देना शुरू कर देते हैं। हाँ जी पेपर मुश्किल आ गया था, इस तरह से करके। तो आप इस पर परेशान ना हो। अगर आपका CMA का पेपर थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड हुआ है तो कोई मसला नहीं। कोई से 3 सवाल अगर बहुत अच्छे आपने कर दिए हैं, या बहुत अच्छे से भी थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे मुनासिब अच्छे कर दिए हैं, तो पेपर पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो CMA से घबरा के नहीं बैठे रहना। अच्छा, सी लॉ ये वाहिद सब्जेक्ट है जो रिज़ल्ट आने पे इस पर फ़र्क ही नहीं पड़ता। वरना क्या होता है, लोगों ने आगे पेपर उठाए होते हैं, रिज़ल्ट आने पे पीछे चले जाते हैं। रिज़ल्ट आने पे ना कंपनी लॉ को कोई नहीं छोड़ता। भला क्यों? ख़त्म होने वाला होता है तब तक। असल में ये इतना मासूम सा रिलैक्स सा सब्जेक्ट है कि लोग इस पे परेशान नहीं होते कि ये वज़न करेगा या इस तरह से करके। पीछे से अगर एक आध पेपर रहता होता है तो लोग उसके साथ इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं पूछना ही चाह रहा था कि कंपनी लॉ के बारे में क्या सुना है। इन्होंने कुछ नहीं सुना। कंपनी लॉ के बारे में क्या सुना है? बी लॉ से ज़्यादा आसान है, ये सुना है जी। क्या सुना है सी लॉ के बारे में जी? जो कॉर्नर पे हैं जी, बी लॉ से आसान है, बस ये आसान वाली बात सुनी है। क्या सुना है? ठीक है, उन्होंने कहा मेरी एक दोस्त ने बताया कि इसमें पेपर थोड़ा टफ आता है, उन्होंने वो सी लॉ कर रही थी जी। क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है। क्या सुना है जी? जी, क्रैमिंग बहुत ज़्यादा है। आपने क्या सुना है? रट्टे वाली बात बहुत ज़्यादा सुनी है। वो वाले भाई, ये कि सारा रट्टा ही है। बस ये बात अगर ज़्यादा सुन ली तो फिर टीचर की तो गुंजाइश ही ख़त्म हो जानी है ना, कि रट्टा है, किताब पकड़ेंगे उसे जल्दी जल्दी से रट्टा मारेंगे तो ख़त्म कहानी। जी, क्या सुना है? ये मेरे सामने तकरीबन 3rd लास्ट रो में। जी 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 बिल्कुल, बस रट्टा ज़्यादा है। आसान वाली बात तो नहीं सुनी? आसान भी सुन लिया और रट्टा भी सुन लिया, तो फिर तो सारे बच्चों का पास हो जाता होगा। जब नई स्कीम आई ना तो उस वक्त सबको ये एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी लॉ तो बहुत आसान हो गया, अब तो मज़े लग गए, तो लोगों ने इसे पढ़ना ही छोड़ दिया। जब पहला रिज़ल्ट आया नई स्कीम का, जब ये पेपर जब पैदा हुआ, उसके बाद जो वेरी फर्स्ट पेपर आया उसमें सबसे गंदा रिज़ल्ट इसी का आया था, 22%। तो मैं इसे कहता हूँ कि ये इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है, इतना इजी है कि इसको लोग सही से लेके नहीं चल रहे होते। तो सी लॉ के बारे में आप लोगों ने 2-3 तरह की बातें सुनी। नंबर 1, ये इजी है, बिल्कुल सही है, इसलिए कि बिजनेस लॉ में आप बहुत सारे तरह के टॉपिक्स मुतफरक पढ़ रहे होते थे। अचानक से आर्बिट्रेशन पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर पार्टनरशिप के रूल्स देख रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल एक डिफरेंट तरफ चल रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग बातें हैं। तो बी लॉ में नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे और किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा गहराई नहीं थी। यहाँ नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है लेकिन हर टॉपिक के अंदर थोड़ी सी डिटेल है, कि आपको पूरा पूरा चैप्टर एक टॉपिक पे मिलेगा और वो टॉपिक ही उस पूरे चैप्टर में कवर हो रहा होगा। तो यहाँ इसलिए जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। बी लॉ में अगर हमने 6 लाइनें पढ़नी होती हैं तो शायद पूरा लेक्चर 6 लाइनों में गुजर सकता है, क्योंकि वहाँ प्रोसेस नहीं थे, वहाँ रूल्स थे।
यहाँ ज़्यादातर प्रोसेस है जी। कंपनी कैसे रजिस्टर होती है जी, ये 4-5 स्टेप हैं, पता लगा एक सफ़ा ख़त्म हो गया। अच्छा जी, कंपनी का लाइसेंस कैसे कैंसिल हो सकता है, पता लगा 1.5 सफ़े पे लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को याद करना है कि ये वो गलत हरकतें हैं जिसके करने पे कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो इसमें क्रैमिंग का मार्जिन बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ टॉपिक्स थोड़े से कम है। तो बिल्कुल आपने सही सुना है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी आज हमारा टारगेट क्या है, कंपनी लॉ के साथ मेन इश्यूज़ क्या हैं उसके ऊपर बात करेंगे, पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि वो पैटर्न के मुताबिक हैं या नहीं है, आईकेप के सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये नॉर्मली ओरिएंटेशन का मामला होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा टाइम गुजार लें, तकरीबन कोई 1 हफ्ते की क्लासेस वगैरह करने के बाद, जिस तरह से बीलो में भी आप लोगों को बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको बीलो में याद हो तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 3 तरह के सवाल देखे थे। यहाँ टाइप 2 सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। यहाँ लॉजिकल सवाल कम है और जो क्रैमिंग या सीम्स लॉजिकल हैं वो ज़रा ज़्यादा वेटेज है, उस तरफ भी बात करेंगे। सिलेबस आउटलाइन देखेंगे, पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे और डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन इश्यूज़ क्या हैं कंपनी लॉ के साथ। पहला सबसे बड़ा मसला, कंसिडरिंग इट एट ईजी गेम, जिसके बारे में मेरा मशहूर ज़माना जुमला है कि ये इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। ये इतना आसान है कि इसे पढ़ने का दिल ही नहीं करता। ये इतना आसान है कि इसके बजाय बंदा बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ता रहता है। ये इतना आसान है कि बंदा कहता है ईद के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, और ईद के बाद ही क्यों, रिज़ल्ट के बाद क्यों नहीं, और रिज़ल्ट के बाद अगली ईद भी तो करीब ही है, तो अगली ईद के बाद बंदा पढ़े और थोड़े से अरसे में 4 हफ्ते बाद फिर 9-10 मुहर्रम की छुट्टी आ जानी है। तो एक ही दफ़ा सारी छुट्टियां ख़त्म हों तो उसके बाद इसकी पढ़ाई शुरू हो, और फिर जब पढ़ाई शुरू की तो हो लेक्चर्स तो इतने पेंडिंग है, चलो कोई बात नहीं, एंड में 5 दिन का क्रैश अटेंड कर लेंगे, 10 दिन का क्रैश अटेंड कर लेंगे। तो ये इसको इतना लोग लाइट लेते हैं कि ये एंड पे फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इसे साथ साथ किया जाए ना तो ये बिल्कुल परेशान नहीं करता। नंबर 2, रिटेंशन एंड क्रैमिंग। इसमें रट्टा बहुत ज़्यादा है, किसी भी सब्जेक्ट की निस्बत इसमें सबसे ज़्यादा रट्टा है कि फॉर एग्जांपल ये फ़लाना कंपनी है, इसको लाइसेंस कैसे मिलेगा, इन 12 शर्तों पे मिलेगा। ये वाली कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होगा तो क्या होगा जी, ये 15 कंडीशन है जी। हमने रजिस्ट्रार को फ़लाना डॉक्यूमेंट जमा कराना है तो उसमें क्या है जी, ये वाली 17 बातें होंगी। तो इसमें क्रैमिंग का एलिमेंट अच्छा खासा ज़्यादा है। तो ये इसका एक अच्छा प्रॉब्लम। फिर आईकेप के सवाल कैसे अटैम्प्ट करें, ये एक बड़ी मिथ होती है। सीलो के बारे में टिपिकली ये माना जाता है कि पेपर बहुत ही टेक्निकल आता है, हालांकि वो इतना टेक्निकल नहीं होता, लेकिन सवाल इतने मोटे मोटे से होते हैं। एक ऐसा सवाल जो बीलो में देखते साथ ही आप कहते हैं कि ये तो एक दफ़ा मुझे तकलीफ देगा, सीलो में टिपिकली सवाल वैसा ही दिखता है। ज़्यादातर अजीब से सवाल दिखने वाले होते हैं, लेकिन जब आप उसे करने बैठते हैं तो इतना मोटा सा पैराग्राफ होता है, लंबी चौड़ी सी बातें दी हुई होती हैं और एंड पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यानी हम लोगों ने अभी पिछले सेशन के एंड पे क्रैश किया था, तो हमने 100% ऑफ द पास्ट पेपर्स के सवालों को जब स्टूडेंट्स का डिस्कस किया टाइप 1, 2 और 3 में डिवाइड करके, तो टोटल पूरी किताब में हमें मुश्किल से कोई 12 या 13 प्योर लॉजिकल सवाल मिले पूरे सब्जेक्ट में। तो इसमें प्योर लॉजिकल सवाल थोड़े कम हैं और क्रैमिंग बेस ज़्यादा है। फिर चौथा बड़ा प्रॉब्लम, लोग शॉर्टकट्स की तरफ आ जाते हैं। एक तो सब्जेक्ट पहले ही छोटा सा है, अभी जब मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा सिलेबस का तो आपकी नीयतें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। आपको होगा अच्छा ठीक है, ये ऐसे चैप्टर कर लें, इतने % हो जाएगा, ऐसे कर लें। पहले ही बड़े थोड़े से चैप्टर हैं और उसके बाद भी जो शॉर्टकट लगाते हैं लोग, तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। आई के पेपर में स्प्रेड करके पूछ रहा होता है, तो ऐसे में लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स याद करके बैठ जाते हैं और जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें याद नहीं करते, और पेपर में बगैर याददाश्त के आप बिल्कुल भी काम नहीं चलता। हैवी नेबर्स, सीलो जो है ना बड़े मुश्किल पड़ोसियों के आसपास रहता है। सीलो के बिल्कुल साथ एमएफ है, सीलो से इमीडिएट पहले अगर आप देखें तो R2MF है और इमीडिएट बाद ऑडिट है। तो जब 3 भारी सब्जेक्ट्स के बीच में एक मासूम सा सब्जेक्ट होता है ना, तो उसकी तरफ तवज्जो हो ही नहीं पाती। FR1 और बीलो, आपने बीलो को FR1 से 3 गुना ज़्यादा टाइम दिया था या 2 गुना टाइम ज़्यादा दिया था? बीलो को FR1 से, मेरा सवाल ज़रा ध्यान से समझना है, आपने बीलो को FR1 से 3 गुना टाइम दिया था क्या? अच्छा, बीलो में आपने 2 गुना टाइम दिया होगा जितना आपने FR1 को दिया। अच्छा, बीलो में आपने बराबर टाइम दिया होगा जितना FR1 को दिया, बराबर भी नहीं दिया। अच्छा, बीलो में 10% कम टाइम दिया होगा, नहीं।
20% कम टाइम दिया होगा, 30% कम टाइम, 40% कम टाइम, आधा टाइम, आधा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं लेस देन इक्वल टू आधा। अगर मैं आधे से नीचे के कुछ रैंक्स बताता तो शायद उस पर बहुत सारे लोग एक्साइटेड होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ मेरा वाला वो आ गया 30%, 40%। तो बीलो और FR1 जब आपको इकट्ठा मिला तो आपने बीलो के साथ क्या किया? FR1 को आपने ट्वाइस टाइम दिया और बीलो को कम टाइम दिया। FR2, MFA, ऑडिट तीनों FR1 से भारी पेपर है और सीलो बीलो से भी हल्का पेपर है। तो क्या होगा सीलो के साथ? इसे टाइम नहीं मिलता। अगर इसको प्रॉपर तरीके से टाइम दिया जाए तो ये बड़ा मज़ेदार सा है और नंबर गेम में बड़ा अच्छा वो है। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका MFA पास होगा तो आपके 4 पेपर पास हो जाएंगे और अगर सीलो पास होगा तो सिर्फ 1 पेपर पास हुआ होगा। सीलो पास होने पे उतना ही अदद काउंट होता है जितना FR2 या MFA या ऑडिट काउंट होता है। तो जब आपकी ये गेम होती है ना, मेरे इतने पेपर रह गए, मैंने इतने दिए थे, इतने पास हो गए, तो सीलो पास होने में आपकी जो मेंटल रिलैक्सेशन है उसको ईजी कर देता है। आपके 8 में से 1 पेपर साइड पे हो जाता है। वो जो जहन पे बोझ है ना, मेरे इतने पेपर रहते हैं, तो सीलो को इतना हकीर नहीं कंसिडर करना कि इसको बिल्कुल ही प्रॉपर टाइम ही ना दिया जाए। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो इसके जो नेबर्स हैं ना वो इसे परेशान करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिलेबस आउटलाइन को देखते हैं। सिलेबस 5 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। उन्होंने सिलेबस को, अब यहाँ पे ऐसे नहीं है जैसे बी लॉ में होता था फलाना फलाना लॉ इतने %, फलाना फलाना लॉ इतने %। इसमें इन्होंने मेनली कंपनी लॉ है, सिर्फ एक और लॉ है सिक्योरिटीज एक्ट जो सिर्फ एक चैप्टर में है। तो जो कंपनी का लॉ है उसी को उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इनकॉर्पोरेशन एंड इश्यूएंस ऑफ शेयर का मतलब है कंपनी बनती कैसे और कंपनी शेयर्स वगैरह कैसे इशू करती है। फिर कंपनी चलती कैसे है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर कंपनी की मीटिंग्स कैसे होती हैं, डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं, कंपनी को कैसे चलाते हैं, कंपनी में अकाउंट्स का क्या मामला है, डिविडेंड का क्या मामला है और कंपनी बंद कैसे होती है, वाइंडिंग अप किस तरह से होती है। तो 5 सिलेबस एरियाज उन्होंने वेटेज वाइज बताए हुए हैं। 15 से 20 नंबर के 3 एरियाज हैं, फिर एक 20 से 25 नंबर का एरिया और एक 20 से 30 नंबर का एरिया है। अगर इसको मैं फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करूं तो ये इस तरह से चैप्टर्स में डिवाइड हुआ हुआ है। ग्रेड ए इनकॉर्पोरेशन एंड इश्यूएंस ऑफ शेयर कहलाती है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं और उसकी वेटेज है 15 से 20 नंबर की। किताब की 3 सबसे बड़े चैप्टर्स में से 2 यहाँ पे आ जाते हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हमें शुरू में बड़ा वाला चैप्टर पढ़ना पड़ता है, आगे जब जाएंगे तो चैप्टर 3-3, 4-4, 2-2, 1-1 सफ़े वाले भी हैं। तो 15 से 20 नंबर के लिए ये 4 चैप्टर्स मैंने लेफ्ट पे सारे 15 से 20 वाली ग्रेड्स वो कर दी। फिर 15 से 20 के लिए 2 चैप्टर 9 और 11 और फिर 15 से 20 नंबर के लिए सिर्फ 1 चैप्टर। तो यानी कि अगर आपने ये 4 चैप्टर तैयार किए तो भी 15 से 20 नंबर की तैयारी होगी, 2 तैयार किए तो भी उतनी की तैयारी होगी और 1 तैयार किया तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं यहाँ से तैयारी करना शुरू करता और ऊपर जाता और यहाँ तक जाते हुए थक जाता। फिर मैं कहता 15 से 20 के लिए इतनी जो मुशक्क़त करनी है तो मैं 20 से 25 के लिए 2 चैप्टर क्यों ना कर लूँ। ये 4 सफ़े का चैप्टर है, ये 4.25 सफ़े का चैप्टर है। तो अगर 8.25 सफ़े करने से मुझे 20 से 25 नंबर मिल रहे हैं तो मैं 15 से 20 नंबर के ऊपर इतनी एफर्ट क्यों करूँ? उसको छोड़ देते हैं, ईजी हो जाएगा फेल होना। बस प्रॉब्लम ये है कि जहाँ आपने शॉर्टकट मारा गए, क्योंकि एक आपने छोड़ दिया, एक आध वो छोड़वा देंगे, सवाल समझ ही नहीं आएगा। फिर 2 ऐसे सवाल होंगे जो समझ आ रहे हैं याद नहीं आ रहे, और 3 ऐसे सवाल होंगे जो समझ आ रहे हैं याद भी आ रहे हैं, लिखा तो एग्जामिनर को नहीं पढ़े जा रहे कि कहना क्या चाह रहा है बच्चा। तो इसलिए मार्जिन इसमें फ़ेल होना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें बार बार दिल कर रहा होता है कि चीज़ें हम छोड़ दें। ये 2 बड़े चैप्टर हैं, ये चैप्टर 5 है, ये तकरीबन 2.25 सफ़े का है। ये 4 सफ़े का चैप्टर है, ये 2 सफ़े का चैप्टर है, ये 5 सफ़े का चैप्टर है, ये 5.5 सफ़े का चैप्टर है। अब 5.5 सफ़े में 15 से 20 नंबर कैद। तो ये तो वो चैप्टर है जिसको घोल के पी लेना चाहिए। अभी तो खैर रमज़ान चल रहा है, लेकिन इसको घोल के पी लेना चाहिए। इधर अगर हम देखें तो ये तीसरा सबसे बड़ा चैप्टर है। फिर ये हमारे पास तकरीबन फिर से 2 सफ़े का चैप्टर आ जाता है। ये थोड़ा दरमियाना है, 8-9 सफ़े का है। ये 4.25 और ये 4 सफ़े। तो टोटल सिलेबस बड़ा मुनासिब सा है। जितना सिलेबस है उसमें आइडियल ये होता है कि हम उसको एक दफ़ा पढ़ें और फिर उसको एक दफ़ा दोहराएं भी।
तो इसमें होगा ये कि हम एक दफ़ा बड़े मुनासिब रफ्तार से साथ साथ पढ़ते जाएंगे, साथ साथ टेस्ट ले रहे होंगे, और फिर एंड पे हम इसमें 12 दिन की एक रिवीजन भी रखेंगे, जिस तरह से आप लोगों में से कुछ ने लास्ट टाइम अटेंड की होगी ऑनलाइन बी लॉ के अंदर। तो उसको रिवाइज़ करेंगे और फिर पेपर्स के करीब एक दफ़ा फिर 5 से 6 दिन की रिवीजन कर लेंगे। तो आप 2-3 दफ़ा इसको दोहरा रहे होंगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ओरिएंटेशन में एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, टीचर इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो मैंने कराया नहीं, कुछ ना कुछ आपको आइडिया है? ठीक है, गुजारा मुजारा सा एक मजदूर आदमी, ठीक है। ये मेरा सबसे ज़्यादा नोन पेपर है। मैं कैफ लेवल पे बाद में आया था, मैं पहले सीए फाइनल को पढ़ाता था, तो कॉर्पोरेट लॉज जो इसके वालिद ग्रामी हैं, इस पेपर के जो अब्बा जान है, मतलब यहाँ कंपनीज एक्ट के 70 सेक्शंस हैं, 70 के करीब, और कॉर्पोरेट लॉ में 34 लॉज हैं, जिनमें से एक कंपनीज एक्ट है जिसके 550 सेक्शन में से 70 सेक्शन हम यहाँ पढ़ते हैं। तो वो वाले बड़े वाले अंकल हैं, उसके बारे में मैं ज़रा उसमें एक नॉन टीचर हूँ। तकरीबन पिछले 10 साल से मेरी बुक इज़ द ओनली सोर्स बुक जो सीए फाइनल में कॉर्पोरेट लॉ में इस्तेमाल होती है। तो आईकेएफ वाले, हमारी टीचिंग कम्युनिटी और बहुत सारे लोग जो है ना गलतफहमी में मुझे को कॉर्पोरेट लॉ का ना स्पेशलिस्ट समझते हैं, कहते हैं इसको पता होगा। तो कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर इवन जब कंपनीज एक्ट चेंज हो रहा था तो आईकेएफ की ऑफिशियल कमेटी के साथ ऐड होके और कंपनीज एक्ट की जो रिविजन्स हैं उनको गवर्नमेंट को हम सजेस्ट कर रहे थे। तो आई एम नोन फॉर दिस पेपर। ये तो छोटा वाला पेपर है, इस पर तो शर्मिंदगी होती है इसके बारे में नोन होने में, लेकिन जो कॉर्पोरेट लॉज है, जो कंपनियों का लॉ है, उसके ऊपर मेरी काफ़ी रिसर्च है, और उसके ऊपर जो सीए फाइनल के अंदर आप जब आएंगे तो शायद ही ऐसा हो कि आप बगैर किताब से टकराए जो है वो थोड़ा सा आगे चले जाएँ। वो पेपर अब तकरीबन सबसे एंड पे पढ़ाया जाता है क्योंकि वो एमएसए के साथ कनेक्ट होता है। तो उस पेपर के साथ उसको है कंपनी लॉ का, मैंने आज तक इस छोटे वाले कंपनी लॉ का कोई 250 दफ़ा सिलेबस ख़त्म कराया होगा। मैं एक सेशन में 5-5, 6-6, 8-8 दफ़ा पढ़ाया है। और फिर अगर कॉर्पोरेट लॉ भी चल रहा होता था तो उसके अंदर भी ये कवर होता था। फिर कंपनी लॉ में प्री रिज़ल्ट, पोस्ट रिज़ल्ट पिछली दफ़ा मैंने 6 दफ़ा पढ़ाया है, और पिछली दफ़ा मैंने सबसे कम पढ़ाया है। तो बस इस सब्जेक्ट के हवाले से, चूँकि सब्जेक्ट में एक चीज़ है कि सामने क्या है, फिर उसके पीछे जो बेस लॉ होता है। बिजनेस लॉ में हमारे हाथ बंधे होते थे, जी खत वाला रूल ऐसे क्यों है, जी इसलिए है कि 150 साल पहले अंग्रेज़ों ने ऐसे कर दिया था, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है वो है, उसी तरह से फॉलो करना है। इधर अगर किसी सेक्शन पे प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 1984 वाले लॉ में वो क्या होता था, फिर 2017 में क्या चेंज आई थी, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें ग्लिच क्या है, लीगल लॉ के अंदर सेक्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से सेक्शन की इंटरप्रिटेशन में क्या मसला है। यानी एक सेक्शन को अगर 2 तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है तो हम दोनों तरह से उसे देखेंगे, समझेंगे, और उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँगा कि सवाल अगर ऐसे आए तो आपने इस तरह से करना है, और अगर इस तरह से आए तो आपने इस तरह से करना है। डन। तो ये हमारा सिलेबस का आउटलाइन है। अब आपको पता है कि आईकेएफ सिलेबस आउटलाइन दे देता है तो उसे फॉलो कहाँ करता है? ऐसे ही है, आप लोगों के आपके जहन में ऐसा है। अभी आप कहेंगे सब देखें डिसीजन मेकिंग के जो है वो सवाल ही सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, किसी ने ग्रेड तो नहीं देखी होगी कि कौन सी ऐसी ग्रेड है जिसमें डिसीजन मेकिंग आता है, और फिर अगर डिसीजन मेकिंग के साथ कोई और सवाल मिक्स करके उन्होंने दिया है, हो सकता है कि अब उसको किसी और ग्रेड में काउंट कर रहा हो। तो एक दफ़ा थोड़ा सा ऑफिशियली देख लेते हैं। आज तक 5 अटैम्प्ट हुई हैं जब से ये पेपर आया है, और 2 अटैम्प्टों बाद ये पेपर तकरीबन मर जाएगा। ये दोबारा से इंशाल्लाह मर्ज हो जाएगा बिजनेस लॉ के अंदर। आईकेएफ अपना हर कुछ अरसे बाद तजर्बा करता है कि हम सिलेबस में कुछ जिद्दत लेके आते हैं, कोई पॉलिसी चेंज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये सब्जेक्ट भारी है, इसको 2 टुकड़े कर देते हैं। फिर कुछ अरसे बाद कहते हैं हम सिलेबस में फिर कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, वो जो 2 तोड़े हुए होते हैं उनको दोबारा जोड़ देते हैं। तो इसके साथ चौथी दफ़ा ये होने जा रहा है। तो आईकेएफ को मतलब हर चंद साल बाद चंद नए लोग आते हैं, उनको लगता है कि शायद सबसे प्यारी चेंज ये है कि हमें इस तरह से कर देना चाहिए। लें जी, ये जो 1, 2, 5 और 6 था, आईकेएफ ने इसकी वेटेज बताई थी 15 से 20%, रीसेंट पेपर 13, फिर 17.5, 10.5, 10, 18, ये रीसेंट से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो 14% ऑफ द एवरेज पेपर ये पहले वाले जोन में से होता है। सेकंड की बात करते हैं, 20 से 25% की ग्रेड चैप्टर 7 और 10, 20 से 25% का है, औसतन 25%, 20, 24, 32, 25, 24।
IQAP को ये 2 चैप्टर्स, ये वाला ग्रेड काफ़ी पसंद है और उसमें भी ये वाला चैप्टर बहुत ही पसंद है। 10 नंबर, 23 नंबर, 23 नंबर, 13 नंबर, 20 नंबर, 4 सफ़े का चैप्टर है, टोटल 4 सफ़े का चैप्टर। और 4 सफ़े भी मैं अपनी छोटे साइज़ की किताब के हिसाब से बता रहा हूँ। इस दफ़ा आप लोगों को A4 साइज़ में ज़रा बड़े रीवैम्प होकर मिले तो शायद और छोटा हो जाए चैप्टर, तो मैं आपसे कहूँ 3.25 सफ़े का चैप्टर, लेकिन वेटेज अच्छी खासी ज़्यादा है। फिर ये 20 से 30% वाला जो पोर्शन है उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन एवरेज 26 है, लेकिन पिछली 2-3 अटैम्प्ट्स देखें तो एवरेज तकरीबन 28% के आसपास है। तो इधर उन्होंने 15 से 20% को उतना फॉलो नहीं किया, थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे रहे। 2 दफ़ा वो 15% से ऊपर गए हैं, बाकी वो नीचे रहे हैं। इधर उन्होंने 20 से 25 कहा था, तो अगर आप देखें तो तकरीबन 20 से 25 के दरमियान है और एक दफ़ा उससे ऊपर चले गए थे। तो इस 20 से 25 को हमने ज़्यादा सीरियस लेना है और इस 15 से 20 को हमने थोड़ा सा, ये इसका लेफ़्ट वाला मार्जिन ज़्यादा एप्लीकेबल और इसका राइट वाला। यहाँ 20 से 30 उन्होंने कहा है, 29, 31, 26, 17, 24, एक अटैम्प्ट में बहुत कम हो गया। अदरवाइज वो 20 से 30 के दरमियान है, इसमें ऊपर चले गए। तो इसमें भी 20 से 30 में 30 वाली साइड पे हम ज़रा ज़्यादा है। फिर 15 से 20% के 2 चैप्टर, 20, 12, 16, 28, 16, एवरेज निकली 18%। फिर ये जो अकेला चैप्टर है, इधर से तो कम पूछता होगा IQAP, आप ये देखें 18, 15, 15.5, 20, 18, इफेक्टिवली 17% ऑफ द पेपर औसतन इस अकेले चैप्टर से आ रहा है, जो एक अकेला ग्रेड एरिया है। तो सिलसिला कुछ इस तरह से है कि ये 5 ग्रिड्स हैं सिलेबस में और ये इन ग्रिड्स के साथ ये वेटेज है। डन, घबराए तो नहीं बैठे। अब अगेन ये एनालिसिस आपके पास जब मौजूद हो एक्सेल में, और अगर आपने एक्सेल का कोई अच्छा वाला कोर्स किया हुआ हो तो आपको पता है कि उसमें सॉर्ट कर सकते हैं हम। तो जब ये इस तरह से हैं तो वाई नॉट हम इसको सॉर्ट कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा नंबर के सवाल जिस चैप्टर से आए, फिर उसके बाद, तो जब यूं करके देखा तो 5 चैप्टर खिल के सामने आ गए। 5 चैप्टर में से 68% ऑफ द पेपर ऑन एवरेज आ रहे हैं। रिसेंट अटेम्प्ट में काउंट करके बताते हैं, ज़रा से काउंट करें। 10 और 18, 28, 28 और 16, 44 और 16, 60 और 13, 73, 5 चैप्टर्स। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो एक काम करते हैं, आखिरी 2 छोड़ देते हैं ताकि अगली दफ़ा यहाँ पे ज़्यादा सवाल आया हुआ और मैंने इसको उठा के इस ग्रिड में डाला हुआ हो। मैं तो इतना ही करते हैं ना सिंपली, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ यहाँ से कम सवाल आएंगे वहाँ से ज़्यादा सवाल आएंगे। मैं आपको एक ट्रेंड दिखा रहा हूँ। तो कभी भी किसी भी चैप्टर में से देख नहीं, अचानक से 10 नंबर का सवाल आ गया और मूड में हो तो 0, कभी कभी पूरे चैप्टर में से सिरे से कोई सवाल नहीं आता। तो इसलिए इस ग्रेड का सिर्फ मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि ये तो ऐसे चैप्टर हैं जिनको बहुत बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। ये दरमियाने इंपॉर्टेंट है और ये स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट है। वर्ड इंपॉर्टेंट हर किसी के साथ लिखा है ताकि कहीं से भी कोई गलत फहमी ना क्रिएट हो जाए। एक स्टेप आगे चलते हैं। पेपर पैटर्न आपको पता है, आप लोगों ने बी लॉ दिया हुआ है, तो बी लॉ के अंदर आपको याद होगा 15% MCQ और 85% सब्जेक्टिव। अब 85% जो सब्जेक्टिव है उसके अंदर क्रैमिंग और लॉजिकल की क्या रेशियो होगी? IQAP एक रेशियो बताता है, नॉलेज बेस 40% और एप्लीकेशन बेस, यानी वो कहते हैं लॉजिकल 60%। और अब सीलो में क्या करते हैं, वो जो दिखने में लॉजिकल होते हैं लेकिन असल में रट्टे वाले होते हैं, वो उसको भी उसमें काउंट करते हैं। तो आई कैन सीरियसली से कि आधा पेपर रट्टे वाला है और आधा पेपर लॉजिकल है। और लॉजिक जितनी भी दे देंगे, जब एक मुनासिब सा सिलेबस होगा तो उसमें से क्या लॉजिक निकाल लेंगे। सिलेबस है कितना? तकरीबन जितना आपने बी लॉ पढ़ा उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है, क्योंकि बी लॉ के अंदर जो है वो 6-7 लाइनों के बाद एक नया टॉपिक शुरू होता था, एक नई चीज़ समझते थे, फिर 5-6 बातें याद करते थे, फिर अगला टॉपिक फिर एक डिफरेंट होता था। यहाँ टॉपिक कम है और एक टॉपिक के अंदर एक सफ़ा, 1.5 सफ़ा, 2 सफ़े। तो जिसकी वजह से अगर एक टॉपिक शुरू होगा और वो ख़त्म होगा तो पता लगेगा 1.5 सफ़ा हमारा ख़त्म हो गया। और बी लॉ में हम 1.5 सफ़े तक जाते जाते 3 से 4 दिन लगा देते थे। तो बस ये, तो यहाँ तकरीबन हाफ पेपर रट्टे वाला और हाफ पेपर लॉजिकल। 3 तरह के सवाल कैसे करेंगे इसके ऊपर हम किसी और दिन डिबेट कर रहे होंगे। नॉलेज बेस, सीम्स लॉजिकल और लॉजिकल, यानी कि रट्टे वाले सवाल,
जो दिखता लॉजिकल है मगर होता रटे वाला, सीम्स लॉजिकल और लॉजिकल। ये डिबेट हम अभी आज के लिए उठा के रख रहे हैं। टेक्निकली पेपर में 30 से 40% प्योर रट्टे वाले सवाल आते हैं, तकरीबन 35 से 45% वो सवाल हैं जो देखने में लॉजिकल होते हैं लेकिन वो लॉजिकल होते नहीं हैं, सिर्फ सिनेरियो बना होता है, आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको समझ आई है, जब समझ आ जाए तो आप क्रैमिंग यहाँ पे लिख देते हैं। और तीसरा प्योर लॉजिकल जो कि 20 से 25% ऑफ द पेपर मैक्सिमम। तो इस वाले चार्ट पे किसी और दिन एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे, इसको मैं फ़िलहाल थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। अल्लाह हमें मज़ीद स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लास में आने की तौफीक दे। एक तो पहली रमज़ान है और ऊपर से जो है वो फिर पहला दिन लोग सोचते हैं पहले दिन तो टीचर ने फजूल बातें करनी होती हैं, हालांकि पहले दिन ओरिएंटेशन होती है जिससे हम एक डायरेक्शन सेट करते हैं कि हमने क्या करना है और किस तरह से करना है। लेकिन बहरहाल आप लोगों का काफ़ी वो जी आप लोगों की काफ़ी हिम्मत और हौसला, आप लोग आए और आप जो है पहले दिन से ही क्लास में मौजूद हैं, तो ये अच्छी बात है। वो स्टूडेंट जो पहले दिन से आखिरी दिन तक रेगुलर रहते हैं ना, उनको मसला नहीं होता। मसला होता ही उनको है जो बीच बीच में छुट्टियां कर रहे होते हैं, फिर गैप आ जाते हैं, सोचते हैं मैं बाद में कवर करूंगा, वो बात कभी भी नहीं आती। तो कोशिश करना है कि पेंडिंग लेक्चर्स की तरफ मत जाएं, साथ साथ लेके चलते रहें, कोई बहुत मसले वाला मामला नहीं है यहाँ पर। टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? वो टिप्स एंड टेक्निक्स जो मैं आपको बीलो में भी देता आया था, आप में से कुछ ने फॉलो किया होगा और कुछ ने फॉलो नहीं किया होगा। जिन्होंने फॉलो किया होगा उन्हें एहसास हुआ होगा कि वो एक अच्छी अप्रोच थी। यहाँ पे अब एक काम लाजमी करना है क्योंकि अब क्रैमिंग बढ़ गई है। एक चीज़ जो मैं अक्सर कहता हूँ लेकिन इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ज़ोर दे के कहूँगा, डेट इज़ रजिस्टर मेंटेन करना है। ये बहुत शदीद ज़रूरी बात है। एक प्यारा सा स्मार्ट सा रजिस्टर ख़रीदना है 100-125 सफ़े का, और हर दिन जो हम पढ़ेंगे मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ स्क्रीन पे दिखा भी रहूँगा। आपके पास हैंडआउट्स होंगे। आपको पता है कि हम लोग साथ बुक्स भी दे रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि ICAP अपना जो सिलेबस या अगले सेशन की जो चेंजेस है ना वो अनाउंस करता है पेपर से अगले वीक के तकरीबन एंड पे, यानी इस वीक में मिड में या एंड पे आके तो ICAP बता रहा होगा कि एग्जामिनेबल एडिशंस कौन से हैं। तो हम इतने जज्बाती नहीं कि हम पहले से किताब छाप के रख लें और उसके बाद उसमें वो चंद चेंजेस बताएं और उसके बाद फिर हम परेशान बैठे हों। तो जब ICAP चेंजेस बताएगा उसके बाद एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल हम किताब को प्रिंट करा रहे होंगे, लेकिन तब तक आप लोगों को हैंडआउट्स मिल रहे होंगे, ऑनलाइन वालों को सॉफ्ट में मिल रहे होंगे और फिजिकल वालों को हार्ड फॉर्म में भी, एंड आपके ग्रुप में सॉफ्ट फॉर्म में भी आ जाएंगे। तो करना ये है कि मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो साथ साथ मैं यहाँ स्क्रीन पे कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँगा जो आप अपने पास हैंडआउट्स में मार्क कर रहे होंगे कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई। घर जाके आपने हैंडआउट सामने रखने हैं और एज़ इट इज़ अपने रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन करके लिख लेना है। यानी ऐसे नहीं, मेरी वाली राइटिंग में नहीं लिखना, नीट एंड क्लीन करके। मेरी तो ज़रा गंदी राइटिंग है, खैर बोर्ड पर राइटिंग साफ़ आती भी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कागज़ पर अच्छा लिखता हूँ, पता लगे आप कैसे ज़रा कागज़ पर लिख के दिखा दें, अच्छा फिर भी क्वालिफाई हो गया है, तो इसका मतलब है कि राइटिंग शाइटिंग का ना चल जाता है काम। अगर लिखा है वो अच्छा है ना, तो थोड़ी बहुत राइटिंग ख़राब हो तो चल जाएगी, बस पढ़ी जा रही हो, ये पढ़ी जा रही है कम से कम। मैं नीट एंड क्लीन ज़रा लिखने की कोशिश करता हूँ, नीट एंड क्लीन। तो नीट एंड क्लीन, ऐसा नहीं, असली वाला नीट और क्लीन। रजिस्टर में साफ करके सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आप कहेंगे सर कॉपी पेस्ट करने से मेरी स्किल्स में क्या इजाफा होगा? कम से कम आपने ध्यान से पढ़ा होगा, वरना जब मैं आपसे कहूँगा ना घर जाके किताब पढ़ना है और बस उसको तैयार करना है, तो जैसे ही किताब आपके सामने आएगी आप अचानक से सोचेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंटेंट्स को खा गई। आप तीसरी लाइन पे पहुँचेंगे तो सोचेंगे FR2 का होमवर्क रहता है। 5वीं लाइन पे पहुँचेंगे तो सोचेंगे मैं CA कर ही क्यों रहा हूँ। थ्योरी का प्रॉब्लम ये है कि आपने किताब उठाई नहीं और फिल्में शुरू। अकाउंटिंग में तो मसरूफ़ रहते हैं ना, सवाल सामने करी जा रहे हैं, सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो थ्योरी में ये होता है कि आप बड़े दिमाग से किताब उठा के देखते हैं, तो 1.5 सफ़ा अगर आपने पढ़ना है तो 2 घंटे तक वो 1.5 सफ़ा नहीं पढ़ा गया होता। क्यों? क्योंकि ध्यान में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। जब आप लिखते हैं ना तो बड़ा ज़िंदगी आसान हो जाती है। सामने किताब है, सामने हैंडआउट्स हैं, आपने रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन करके लिखते हैं, तो बहुत ही जिम्मेदारी से पहली लाइन पढ़ी,
अपने दिमाग को पैगाम दिया, दिमाग ने उसे दोहराने की कोशिश की और आपने कागज़ पे उसे लिखते हुए दरमियान में डाउट हुआ, दोबारा से वो वाली लाइन पढ़ी और उसको दोबारा से लिखा, तो 2 दफ़ा आपकी आंखों ने वो लाइन पढ़ी है, 2 दफ़ा दिमाग को मैसेज दिया है, 2 दफ़ा उसने दोहराया है, 1 दफ़ा आपने लिखा और लिखने के बाद अपने लिखे हुए को भी पढ़ा है। इतनी अच्छी पढ़ाई थ्योरी की और किसी तरीके से नहीं हो सकती जितना उसको कॉपी पेस्ट करके होती है। तो बाय द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी आप उस दिन का होमवर्क या उस दिन का जो काम है वो अपने पास रजिस्टर में लिख चुके होंगे। तो तकरीबन हमारे किसी भी एक दिन का ज़्यादा लोड होगा शायद 1.5 सफ़े। एक आध दफ़ा ऐसा होगा कि जब हम 3-4 सफ़े तक जा रहे होंगे, अदरवाइज़ किसी भी दिन का लोड 1-1.5 सफ़ा इससे ज़्यादा नॉर्मली नहीं होता। तो अगर आप घर जाके लिखेंगे, और जिस किताब के मैं सफ़े की बात करूं, अब आपको जो मिलेगी वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे होगी, उसका एक सफ़ा आधे घंटे में लिखा जाता है। तो ये काम लाजमी करना है। आप सब लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़े बगैर एक कमेंट मुझे लाजमी दिया कि इसमें रट्टा है। इसका मतलब है ये एक ऐसा टिपिकल मसला है जो आखिरी दिन तक बच्चे को आया होगा, तो उसने तड़प के नए आने वाले बच्चे को कहा कि भाई मेरी एक बात याद रख लेना, हमने तो अपनी जो गुजारनी थी उम्र गुजार दी, तुम लोग नए हो, बस ये जहन में रखना कि इसमें रट्टा है। तो रट्टा हर बंदे का कोर एरिया नहीं है। अगर आप में से किसी को बहुत तूफानी रट्टा आता है, भूल जाए भाई, ये रजिस्टर वाली बात बेकार है। ये रजिस्टर वाली बात उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनसे अब रट्टा नहीं लगता, चूँकि अब वो CA के अंदर ज़रा लॉजिकल पेपर्स पढ़ते आ रहे हैं। तो जिनको क्रैमिंग करना मुश्किल लगता है उनको ये रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। हर दिन जो पढ़ें घर जाकर उसको एज इट इज़ लिख लें, इंतहाई ईमानदारी से। लिखते लिखते आधा याद हो जाएगा और फिर आपने उसे दोहराना है। अच्छा, रट्टा मारने नहीं बैठना, हर दिन सिर्फ क्या है आपने पढ़ा और घर जाके उसको नोट डाउन कर लिया। दोहराना है आपने वीकेंड के ऊपर, यानी वीकेंड के बाद हम टेस्ट की तरफ जा रहे होंगे तो वीकेंड पे आपने एक दफ़ा रट्टा मारना है। डेली रट्टा नहीं मारना, डेली बस सिर्फ घर जाके उसको उतना टाइम दे देना है जितना सब्जेक्ट का हक है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी आपने घर जाके 4-5 घंटे कमती लॉ को देने हैं, तो मुझे भी पता है कि आप लोग FR2 की निस्बत कमती लॉ को कभी भी ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, CMA को ज़्यादा वेटेज दे देंगे। ओके, आप उसे देते रहें, लेकिन कम से कम इसको लिख लें डेली। जब वीकेंड आए तो वीकेंड पे 3-1 घंटे की एक्टिविटी हो, आप पूरे उस वीक में जो पढ़ा उसको दोहरा लें, उसे रट्टा मार लें। तो अनफॉर्चुनेटली ये पेपर ऐसा है कि इसमें ना चाहते हुए हमें ये कहना पड़ेगा कि यहाँ रट्टा लगाना पड़ेगा। डन। तो पहली चीज़ रजिस्टर नीट एंड क्लीन। दूसरा, डेली लेक्चर लें। बीलो में चीज़ें डिस्कनेक्टेड थी, इसमें एक फ्लो चल रहा होगा। मैं वाइंडिंग अप के पहले दिन बताऊंगा, वाइंडिंग अप 3 तरह की होती है और एक तरह की वाइंडिंग अप शुरू कर देंगे। अगले दिन उसमें जिस स्टेप पे पहुंचे होंगे मैं वहां से आगे कहानी शुरू करूंगा और तीसरे दिन मैं उससे अगले लेवल पे होऊंगा। चौथे दिन मैं फिर बाकी मॉड्स के साथ उसे कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया, सारी कहानी आउट हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता लेक्चर मिस हो गया, ओके, अगले दिन क्लास में आने से पहले पहले उसकी वीडियो ज़रूर देख लें। हम अपने सारे फिज़िकल अटेंडीज़ को एडिशनली ऑनलाइन क्लास भी उसी फीस में दे देते हैं। यानी कि आपने खाली फ़िज़िकल में एनरोल नहीं करवाया, आपने जिस उसमें एनरोल कराया दैट इज़ फ़िज़िकल प्लस उसी क्लास का सारा ऑनलाइन प्लस स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। उसका मकसद ही ये है कि अगर एक स्टूडेंट एक दिन नहीं आ सका तो जब टेक्नोलॉजी मौजूद है, जब ऑनलाइन की फैसिलिटी मौजूद है, तो वो अगले दिन आने से पहले लेक्चर ज़रूर दोहरा के आ जाए। तो बस ये वादा करना होगा आपने कि आपने डेली लेक्चर लाजमी अटेंड करना है। अगर आप डेली पढ़ते रहे ना तो कोई मसला नहीं। आज से 6 महीने पहले भी मैंने किसी न किसी क्लास में किसी न किसी कमरे में आपको बताया होगा कि जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है। आपने 6 महीने में विटनेस किया कि जो चीज़ें साथ साथ जब तक लेके चल रहे थे अच्छी चल रही थी, जहाँ पेंडिंग होना शुरू हुआ वहाँ मुसीबत के समंदर आ गए। तो सीलो को जोन में जाने ही नहीं देना, इसको डेली पढ़ते रहें, पढ़ के साइड पे करते रहें। डन। डेली लेक्चर लेना है। देन यहां वीकली टेस्टिंग। जब ये बार बार भूल जाता है तो क्यों ना बार बार इसको टेस्ट किया जाए। जितना भूलता है उतनी दफा टेस्ट कर लें। तो सेशन में हमारे टोटल मिला के कोई होंगे रफली 28-27 टेस्ट। फिर एक दफ़ा मिड टर्म होगा जो कि बाकी सब्जेक्ट में मिड होता है, यहाँ मिड नहीं, यहाँ तो बहुत आगे चला जाता है। और फिर एक एंड पे मॉक होगा। तो टोटल मिला के कुछ 30 दफ़ा आपको एक प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा कि एक कमरे में एग्जाम एनवायरनमेंट में आप बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ वीकली टेस्ट साथ साथ देने हैं और उसको क्लास का पार्ट समझ के देना है। आप लोगों ने बीलो में उस दिन को छुट्टी के तौर पे मनाना शुरू कर दिया और पेपर्स के करीब जाके आपको एहसास हुआ कि आप लिख अच्छा नहीं रहे। और वो स्टूडेंट जो साथ साथ टेस्ट देते रहे थे उनका एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था। आप जितनी ही तैयारी उनकी थी लेकिन उनको ये पता था कि वो लिख लेंगे पेपर में, और आप डरे हुए थे कि आप लिख नहीं पाएंगे। ये आपसे मुराद है वो बच्चा जिसने टेस्ट छोड़ दिया। मैं इसके लिए कोई अलग से आपसे टाइम नहीं मांग रहा। सीलो बेचारा इतना बड़ा है ही नहीं कि मैं आपसे कहूँ हम 8 दिन पढ़ेंगे 7 में से। असल में मैं 8 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अकाउंटिंग वगैरह में तो 7वें दिन आपके डबल लेक्चर्स भी शुरू हो जाते हैं। फिर तो सेशन चूँकि ईदों का खौफ ऐसा है कि आपके संडेज़ बहुत जल्दी ऑन होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको पता है कि जितने भी जज्बाती टीचर हैं, जितने भी अकाउंटिंग के टीचर्स हैं, वो ये मानते हैं कि संडे ऑन ना किया तो फिर क्या फ़ायदा। तो ऐसे में ये मासूम सा कमती लॉ जो है वो आपको सेवियर के तौर पे आके बचाएगा। ये आपको कम से कम तकलीफ़ देगा। 5 दिन बशमूल टेस्ट, सैटरडे पूरे सेशन में मैंने शायद एक ऑन किया है शदीद मजबूरी में। मज़ीद मजबूरियाँ तो कभी भी आ सकती हैं। आपको पता है अभी 9 मई की वो होगी, बरसी मनाई जाएगी, तो वो अचानक से वो हर सेशन में ना कभी 9 मई आ जाता है, कभी स्मोक आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि सबसे पहले कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन दहशतगर्द है, कॉलेजेस स्कूल्स, तो सबसे पहले हमें बंद किया जाता है। तो उसकी वजह से ज़रा डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। तो बहरहाल वीकली टेस्ट यहाँ पे लाजमी दें। अगर आप ये मानते हैं कि बीलो में ये सीलो में ये मसला है याददाश्त वाला, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है ये वीकली टेस्ट साथ साथ दें। देन रिजल्ट का वेट ना करें। और अगर करना है तो अभी छोड़ दें, पोस्ट रिजल्ट में आ जाएं। सीलो में नई फ्रेश क्लास 0 से स्टार्ट हो रही होगी। अगर आपने इंतज़ार करना है रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट का इससे ताल्लुक़ नहीं है। रिजल्ट खुदा ना खास्ता आपने 3 पेपर दिए से बहुत ही 3 में से 4 तो फेल नहीं हो सकते ना, तो वर्ष से वर्ष रिजल्ट होगा कि 3 के 3 रह जाएं। ये उन 3 के साथ भी चल जाएगा बेचारा, इतना मासूम सा है। तो रिजल्ट जैसा मर्जी हो, सीलो चलता रहता है, वरना आपको दुख होगा कि सीलो को ड्रॉप करने लगेंगे। आप सोचेंगे 70-60% हमने पढ़ा हुआ सीलो, और एक माहौल बन गया, अच्छा भला मज़ा आ रहा था, और तकरीबन 1.5 महीने में ख़त्म भी होने वाला है। तो सीलो को रिजल्ट आने पे ड्रॉप नहीं करना, और जब रिजल्ट आने पे ड्रॉप नहीं करना तो फिर सीलो पढ़ते हुए रिजल्ट का वेट भी नहीं करना। आप FR2 पढ़ते हुए हर दिन ज़रूर कंफ्यूज रहें कि पता नहीं FR1 के साथ क्या होगा। MFA पढ़ते हुए ज़रूर CMA के बारे में बार बार याद करें, लेकिन सीलो पढ़ते हुए आपने किसी को याद नहीं करना, सीलो को ही याद करना है, रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना। तो अगर आप पहले दिन से ये इरादा कर लेते हैं ना कि मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं कर रहा, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज रहें। आपका दिल कर रहा है रमज़ान में कम पढ़ने का, ओके, हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिज़ल्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, आप इसे पढ़ते रहें। क्या ख्याल है? तो बस इसमें रिज़ल्ट का वेट ना करें। तो अगर आपने रजिस्टर बना लिया है, डेली लेक्चर ले रहे हैं, वीकली टेस्ट दे रहे हैं और रिज़ल्ट का वेट नहीं कर रहे, तो ये सारे वो मसाले हैं जो सीलो का सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मेरी अजम्पशन ये है कि जब आप क्लास में बैठे हैं तो आप ज़ाहिर है अटेंटिव हैं। मेरी अजम्पशन ये है कि अगर आप ऑनलाइन सुन रहे हैं तो 1.5 बहुत ज़्यादा रफ्तार होती है। अगर 1.25 की गुंजाइश निकल आए तो उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, तो उसमें मज़ीद शॉर्टकट या मज़ीद फास्ट होना तो अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें, समझ के चलना है, मज़ा आएगा। हम किसी भी दिन आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक क्लास के 100% बच्चे मुतमईन नहीं है। अगर एक भी बच्चा कहता है सर मुझे नहीं समझ आ रही, हम आधा घंटा पौना घंटा पूरा लेक्चर, अगला लेक्चर, उससे अगला लेक्चर, जब तक उस एक अकेले स्टूडेंट को भी समझ ना आए हम आगे नहीं चलेंगे। जब उसे समझ आ जाएगी या आप सारे मिलकर उसे कमरे से निकाल देंगे कि यार बस कर दो, बहुत हो गया। तो कहने का मतलब है कि समझ के चलना है। मज़ेदार सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, रिलैक्स सब्जेक्ट है। रीसेंट रिज़ल्ट भी अच्छा है। आई के अपने शुरू में 1-2 बड़े भयानक रिज़ल्ट दिए, उसके बाद थोड़ा सा मोटिवेशन दे दी। इमीडिएट पिछला जो रिज़ल्ट है वो 43% था, और ये सेकंड बेस्ट रिज़ल्ट था। पता है फर्स्ट बेस्ट रिज़ल्ट किसका था? एक बड़े अजीब से सब्जेक्ट का, गुमान में भी नहीं आता कि वो उसका रिज़ल्ट आसान कैसे हो सकता है। MFA पिछली 2 अटेम्प्ट में एक दफ़ा 47% और एक दफ़ा 50%।
कुछ सब्जेक्ट दिखने में ज़रा डरा ज़्यादा देते हैं, लेकिन ICAP पर हाथ बड़ा होला रखता है। और इस दफ़ा भी बड़ा मुनासिब सही पेपर आया है। सीलों में वेरिएशन आती रहती है, कभी बहुत ही अजीब सा पेपर, कभी बहुत ही लाइट सा पेपर, कभी दरमियाना सा पेपर। इस दफ़ा दरमियाना सा पेपर आया था। अब पता नहीं आप आगे वो कौन सी एक्सट्रीम पे जाते हैं, बहुत ईजी की तरफ जाते हैं या बहुत टेढ़े की तरफ जाते हैं। पता है अगर यहाँ क्लास पढ़नी है ना तो दुआ करें कि पेपर टेढ़ा आए। भला क्यों? अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगी? मैंने कहा अगर यहाँ क्लास पढ़नी है तो दुआ करें पेपर टेढ़ा आए। इन्होंने कहा पेपर देने का मज़ा है, और कोई तो लॉजिक होगी। इसलिए कि सिर्फ आप ही का अच्छा हो, जिसने समझ के पढ़ा हो उसको तो मज़ा आएगा। ठीक है, जिसने सिर्फ रट्टे मारे हुए होंगे वो टेढ़ा सवाल देख के मायूस हो जाएगा, वो पेपर से वॉकआउट कर जाएगा। और आप टेढ़ा सवाल देखते कहेंगे लै सर ने कहा था एंड तक पढ़ना है, अचानक से रट्टे वाला सवाल निकल आना है इसके बीच में से, और वही होगा। कोई 11 लाइनें पढ़ने के बाद आखिरी लाइन में आपको पता लगेगा कि यार पूछा तो रट्टा ही है, ऊपर तो सिर्फ डराया था ताकि कमज़ोर दिल हजरात सवाल देखते ही अगले सवाल पे चले जाएं। तो टेढ़ा पेपर हमें कुछ नहीं कहेगा इंशाल्लाह। अगर आपने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है और ये सिर्फ चंद बातों को सही से फॉलो किया हुआ है तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बातें कुछ कुछ समझ आ रही हैं? तो इसमें हमारा टारगेट जो होगा वो ये होगा कि हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मेरा बड़ा दिल करता है कि हम चैप्टर 1 से स्टार्ट ना करें। एक मिनट, चैप्टर 1 से स्टार्ट ना करें। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थोड़े से बड़े चैप्टर्स हैं। तो वो जो सीलो का मसाला चाहिए ना कि सीलो में आए तो पता लगे 2 दिन बाद चैप्टर ख़त्म हो गया, 3 दिन बाद ख़त्म हो गया, वो एक्साइटमेंट ना मर जाए। लेकिन वो बेस चैप्टर हैं। चैप्टर 1 और 2 बेस बनाते हैं, कंपनी क्या है, कंपनी कितनी किस्म की है। यानी कि जैसे कल का जो हमारा लेक्चर होगा हम सिर्फ ये समझ रहे होंगे कि कंपनी क्या है। आप लोगों ने पार्टनरशिप समझा हुआ है, अब सिर्फ देखना ये है कि कंपनी क्या है, कंपनी किस तरह से काम करती है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे अगर अभी तक इस सब्जेक्ट के बारे में, हमारे पैटर्न के बारे में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो बताइए। अब हम में खामोशी पाई जाती है, कोई सवाल नहीं है? पक्का? बस रमज़ान में इतना ही पढ़ पाते हैं आप? इस दफ़ा तो रोज़े लग भी नहीं ना रहे, सुकून है। इस दफ़ा तो प्यास भी नहीं लग रही, बल्कि सहरी में भी 1 आध गिलास के बाद ख़त्म। अफ्तारी में भी पहले नहीं होता था, रोज़ा अफ्तार होते साथ ही 4-5 गिलास पानी के पी लिए लोगों ने, 3-4 गिलास। इस दफ़ा तो 1 गिलास ख़त्म कहानी। इतना सुकून वाला रमज़ान है। तो इस दफ़ा तो आप लोगों को पढ़ाई के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। और मज़े की बात है, आप लोग तो फिर अच्छे बच्चे हैं जो आ गए। तो वो जो बच्चे जो ऑनलाइन ले रहे हैं, और पता नहीं आज भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्ड बता दूं 18 मार्च को हम ये वाली बातें कर रहे हैं। क्योंकि उनमें से कोई भाई 27 मार्च को पहले लेक्चर तक पहुँचेंगे, कोई किसी टाइम पे, कोई ईद के बाद पहुँचेंगे। तो जनरली ना मैं रमज़ान और बच्चों के बिहेवियर को देख के जुआ खेल लिया था कि इस कमरे में कुर्सियाँ कम थीं और बच्चे एनरोल ज़्यादा थे। मैं कहा कोई नहीं, इंशाल्लाह जो है ना। पिछले दिन मेरे जहन में था हाफ़ बच्चे आएंगे। आज क्लास में आने से पहले तक तो मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं बच्चे जो है वो आते भी हैं या नहीं आते, हो सकता है कोई 3-4 बच्चे आ जाएं। लेकिन आप लोगों ने एक डिसेंट तादाद में आके जो है वो काफ़ी खुश किया। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। आपको बहुत लोग ना वर्ग लाएंगे, यार पागल हो गए हो, अभी से क्लासें शुरू कर दी, ये कॉलेज वाले तो पागल हैं, तो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। आपको हम आज से शुरू करें पढ़ाना या 2 हफ्ते बाद से करें? क्या फ़ीस कम ले लेनी है हमने तो उतनी फ़ीस ले लेनी है। और प्री एनरोलमेंट तो किस वक्त की हुई होती है। तो इस वक्त क्लासें 1-2 हफ्ते पहले शुरू करने से सिर्फ हमें ही तकलीफ़ होनी है। यकीन माने अगर 1 हफ़्ता कॉलेज में ओवरहेड्स ना चल रहे हो तो हमें ज़्यादा खुशी किसको होनी है। तो जल्दी क्लासें स्टार्ट होने से यकीन माने हमें तकलीफ़ है। लेकिन इस दफ़ा का पैटर्न ऐसा था कि फिर लोगों का फ़्लो ही नहीं बनना था, और जब तक उन्होंने पढ़ने के बारे में सोचना था ईद के बाद, तब तक बिल्कुल कहानी टूट जानी थी और फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार शुरू हो जाता। तो इसलिए इस दफ़ा मजबूरन जो है वो इस तरह से किया। और फिर इसमें ग्रुप ए में फिर भी रिलैक्सेशन है, लेकिन ग्रुप बी चूँकि ये सीनियर पेपर्स हैं, इसमें मैच्योर पेपर हैं। मैं बीच में सोच ही रहा था कि सिर्फ सी लॉ को बीच में से ड्रॉप कर लिया जाए। ये बेचारा छोटा पेपर है, वो मतलब वही ना, वो रज़िया गुंडों में गिर गई, तो ये बेचारा कमती लो ना, इसके इर्द गिर्द के जो पड़ोसी हैं वो उसकी वजह से ये भी बेचारा रगड़ा जाता है। तो डिसीजन ये हुआ कि ग्रुप ए को हम 1 हफ़्ता आगे करते हैं, क्योंकि एक तो ग्रुप ए के बच्चे ज़रा कमज़ोर दिल के हैं, बिल्कुल बिगनर बच्चे होते हैं, ऊपर से पीआरसी के एग्ज़ाम भी हैं। और ग्रुप बी में माना गया कि भाई मैच्योर बच्चे होते हैं और ग्रुप बी के सब्जेक्ट भी ज़रा बड़े हैं।
तो इसमें सी लॉ बड़े आराम से स्किप हो सकता था, लेकिन वो फिर बच्चों को होता है कि ये तो अपनी पसंद की कहानी है, जो सब्जेक्ट इनका दिल करता है ऑफ कर देते हैं, तो इसलिए फिर हमने सी लॉ को भी हिम्मत करके ऑन कर लिया। तो सी लॉ बेचारा ये वो नहीं करता था कि इसका इतना बड़ा सिलेबस हो गया, हमें इस पर ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। लेकिन इस दफ़ा का सेशन काफ़ी चैलेंजेस वाला है। आपने कोशिश ये करना है कि हर कट ऑफ टाइम आने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। ईद आने वाली है, ईद से 2 दिन पहले, ईद की छुट्टियाँ शुरू होने से पहले अपनी सारी तैयारी कर ली, फिर घर किताबें नहीं लेके गए, ठीक। फिर ईद के बाद आए, मास्टर रीसेट तो हुए होंगे, दोबारा से चीज़ें दोहराई, फिर साथ साथ चले। अब जब अगली छुट्टियाँ आने लगी, उससे पीछे पीछे अपना काम कवर कर लिया। तो आपको कुछ माइलस्टोन्स मिलेंगे कि ये वाली छुट्टियों से पहले इतना करना है, ये वाली छुट्टियों से पहले इतना करना है। तो बस इसमें साथ साथ चलना है। और मैंने आपको कहा ना कि लोग आपको वर्गलाएंगे, क्योंकि वो आपको, आप पढ़ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि यार मतलब ये मेरी तरह सीजन्स क्यों नहीं देख रहा। रमज़ान में घर बैठ के टाइम वैसे भी नहीं गुजरता, कॉलेज आ जाएंगे इसी बहाने थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा, नहीं तो खामखा सोशल मीडिया पे बिला वजह ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर देंगे। जी सर, ये मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए घर में से? मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। 50 मिनट, किसी दिन 50 मिनट से ऊपर आपको टाइम नहीं लगेगा घर जाके, और मैं इससे ज़्यादा मांग भी नहीं रहा। ये जब वीकली टेस्ट आएगा ना, तो यहाँ आपको चाहिए होंगे 3 आवर्स। हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा आपसे मैं कह रहा हूँ आपने 3 घंटे पढ़ना है, सिर्फ एक दफ़ा, और वो भी वो दिन जिस दिन मेरी क्लास नहीं होगी, सैटरडे। तो आपको ये 1 घंटा यहाँ से भी मिल जाएगा। तो 3 घंटे सैटरडे वाले दिन, और डेली आपने सिर्फ लिखना है बस। क्योंकि क्लास में पढ़ा होगा, 2 दफ़ा दोहराया होगा, मैंने स्क्रीन पे दिखाया होगा, घर जाके पढ़ेंगे तो उसको दोबारा पढ़ने में मुश्किल से 10 मिनट में आपकी आंखों से सारा गुजर जाना है जो हमने क्लास में पढ़ा होगा। तो ये लिखने समेत मैं आपको बता रहा हूँ 50 मिनट। कुछ ऐसे दिन होंगे जिसमें लिखने की वजह से ज़्यादा टाइम होगा, तो शायद आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1.5 घंटे तक चले जाएँ, मैक्सिमम। सिर्फ 4 दिन। मंडे वाले दिन हमने आज जो बातें की हैं वो तो नहीं घर जाके दोहरानी है आपने, ना लिखनी है। और इसी तरह से ऑनवर्ड्स मंडे पे टेस्ट हो जाया करेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिन है। सिर्फ 4 दिन घर जाके 50 मिनट लिखना है, या इनमें से कोई एक आध दिन ऐसा होगा जब 1 घंटा क्रॉस हो जाएगा, और एक दिन आपने 3 घंटे पढ़ना है। यकीन माने ये गप नहीं मार रहा, इतना ही पढ़ना होता है। लेकिन जो इतना नहीं पढ़ता ना, वो एंड तक रोता रहता है। आपने एक दिन ना लिखा तो दूसरे दिन 3 घंटे लग जाएंगे। कैपेसिटी होती है ना, बंदा एक सेटिंग 1 घंटे की कन्वीनियंटली गुजार लेता है, लेकिन 2 घंटे की उतनी ही दिमाग से सेटिंग इतना आसान नहीं होता। इस दौर में जब थोड़ी देर बाद टू की आवाज़ आनी और नोटिफिकेशन में जाके देखेंगे उस बंदे ने मुझे टैग क्यों किया है, या उसने मेरे कमेंट पे कमेंट किया कैसे, फिर उसकी प्रोफाइल में घुस जाएंगे, फिर उसके कमेंटों को देखना शुरू कर देंगे, फिर अपनी पोस्टों पे लाइक और रिएक्ट को देखेंगे कि इस वाले ने अंगूठे वाले निशान से और इस वाले ने ये दिल वाले निशान से क्यों वो किया है, इसका क्या मतलब था, उसका क्या मतलब था। जब टाइम बहुत होता है ना तो बंदा यही सोचता रहता है। सिर्फ डेली साथ साथ पढ़ें, पढ़ाई को भी मुनासिब टाइम दें, एंटरटेनमेंट को भी मुनासिब टाइम दें। डन? कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? ये भाई ने ज़रा एक सवाल निकाल ही लिया कहीं से। जी, ऑल क्लियर? पक्का? तो कल से रेगुलर पढ़ाई इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपको हैंडआउट्स चैप्टर 1 के मिल जाएंगे। जब तक किताब नहीं आती तब तक हैंडआउट्स मिलते रहेंगे। तो जब किताब आ जाएगी तो फिर आप लोगों को हम किताब फिजिकल हैंड ओवर कर देंगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके घर डिलीवर हो जाएगी किताब इंशाल्लाह ताला, और फिर उसमें हम साथ साथ लेके चलेंगे। डन? बस डेली पढ़ना और थोड़ा पढ़ना है। इंशाल्लाह मिलते हैं।